की, जहां ईरान और अमेरिका में 2 हफ्ते के सीजफायर के ऐलान के बाद भी लेबनान में हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। इजराइल ने लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया। 50 इजरायली फाइटर जेट्स ने महज 60 सेकंड में 100 अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया और 160 बम गिराए। देखिए, लेबनान सिविल डिफेंस के अनुसार इजरायली हमलों में अब तक 254 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1165 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस भीषण हमले में सैकड़ों इमारतें और गाड़ियां पूरी तरीके से तबाह हो गई। इजरायली सेना ने दावा किया कि ये ऑपरेशन अब तक का सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक है। देखिए, आईडीएफ की तरफ से एक फुटेज भी जारी किया गया, जिसमें इजरायली वायुसेना के विमानों को उड़ान भरते हुए दिखाया गया। वहीं बेरूत एयरपोर्ट के पास और दक्षिणी उपनगरों में कई एयर स्ट्राइक के बाद भारी धुआं भी उठता हुआ नजर आया। तस्वीर आपके सामने है और ये लेबनान की तस्वीरें हैं। लेबनान पर इजराइल के स्ट्राइक्स देखे गए हैं। ईरान अमेरिका में हुए 2 हफ्ते के सीजफायर के ऐलान के बाद अभी भी लेबनान में हालात गंभीर बने हुए हैं। लेबनान इस वक्त इजराइल के निशाने पर है। इजराइल ने सीजफायर की जब बात चल रही थी तब भी यह स्पष्ट किया था कि हम लेबनान पे हमले नहीं रोकेंगे, ग्राउंड ऑपरेशंस यहां पर जारी रहेंगे। तो यूएस और ईरान के बीच 2 हफ्ते के युद्ध विराम के बावजूद ईरान की राजधानी तेहरान में अभी तनाव कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, ईरानी मीडिया के हवाले से यह जानकारी सामने आई कि तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया। राजधानी के आसमान में किसी संभावित खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया गया। सीजफायर पर सहमति बनने के बाद भी तेहरान में एयर डिफेंस का एक्टिव होना इस बात का संकेत है कि हालात अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं और सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह सतर्क है। तो यानी कि जानकारी सामने आ रही है कि नेतन्याहू जो है वो सीजफायर को लेकर तैयार नहीं थे। अल जज़ीरा के हवाले से इजरायली मीडिया का बड़ा दावा सामने आया, जहां ये खबर सामने आई है नेतन्याहू ने सीजफायर का विरोध जताया था। ट्रंप को फोन करके नेतन्याहू ने सीजफायर का विरोध जताया था। ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां सीजफायर को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तैयार नहीं थे। और अल जज़ीरा के हवाले से इजरायली मीडिया का यह बहुत बड़ा दावा सामने आया, जहां यह दावा किया गया कि नेतन्याहू ने सीज फायर का विरोध जताया था। ट्रंप को फोन करके नेतन्याहू ने इस सीज फायर का विरोध किया था। और सीज फायर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हथियार देने वाले देशों को अब चेतावनी दे दी। ट्रंप ने ईरान को हथियार देने वाले देशों पर 50% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि जो भी देश ईरान को सैन्य हथियार देगा उस पर अमेरिका 50% टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने साफ कहा कि ये टैरिफ तुरंत लागू होगा और इसमें कोई छूट नहीं होगी। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान में रजीम चेंज के बाद अमेरिका मिलकर परमाणु कार्यक्रम खत्म करेगा। और ट्रंप की ये सीधी धमकी अब सामने आई है। सीजफायर एक तरफ बातचीत का दौर जल्द ही शुरू होगा, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हथियार देने वाले देशों को अब चेतावनी दी। वहीं हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले का दावा किया। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया कि सीजफायर के उल्लंघन के जवाब में हमला किया गया। हिजबुल्लाह ने इजराइल की ओर रॉकेट्स भी दागे। ये बड़ी जानकारी सामने आई, जहां हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले का दावा किया। हिजबुल्लाह ने कहा कि सीजफायर के उल्लंघन के जवाब में हमला किया गया। हिजबुल्लाह ने इजराइल की ओर रॉकेट्स भी दागे। ये तस्वीरें सामने आई। इस वक्त लेबनान की सीमा और इजराइल की सीमा में अभी भी रॉकेट्स, मिसाइलें गुजरती हुई नजर आ रही हैं। और ये तस्वीरें देखिए, ये रॉकेट स्ट्राइक की ये तस्वीर सामने आई, जहां हिजबुल्लाह ने इजराइल की ओर रॉकेट्स दागे और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर यह हमले का दावा किया है। इस वक्त सीजफायर हो जाने के बावजूद भी हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में ये जंग जारी है। एक दूसरे पर अटैक किया जा रहा है। ग्राउंड ऑपरेशंस भी आईडीएफ की तरफ से लेबनान की सीमा में चलाई जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी पलटवार कर रहा है। इजराइल पर हमले का दावा किया गया
ये तस्वीरें भी सामने आई रॉकेट दागने का। हिजबुल्लाह ने यह भी दावा किया कि इजराइल की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। बड़ी जानकारी है। तो ईरान युद्ध में भले ही सीज फायर का दावा किया गया हो, लेकिन ईरान का दावा है कि सीज फायर के कुछ ही घंटों बाद ही ईरान के तेल रिफाइनरी और गैस ठिकानों पर हमले शुरू हो गए हैं। ईरान ने भी पलटवार करते हुए यह दावा किया कि उसने सऊदी अरब, कुवैत, यूएई और इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। तो रूस ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर दावा किया कि हॉर्मोज ईरान का परमाणु हथियार बन चुका है। और ऐसी स्थिति में सवाल उठ रहे हैं कि क्या 14 दिन बाद ईरान युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाएगा। सीज फायर की आड़ में सबसे खौफनाक युद्ध की तैयारी। लगभग 40 दिन के युद्ध के बाद जिस तरह से अमेरिका ने ईरान के साथ 14 दिन का सीज फायर किया है, असल में वो 14 दिन का सीज फायर से ज्यादा रिचार्ज युद्ध की तैयारी साबित हो रही है। दावा किया जा रहा है कि सीज फायर के ऐलान के लगभग 10 घंटे के अंदर ही ईरान की तेल रिफाइनरी और सीरी द्वीप पर हमला करके अमेरिका और इजराइल ने एक तरह से सीज फायर तोड़ दिया है। खुद ईरान ने आरोप लगाया है कि सीज फायर के बाद अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ठिकानों पर हमला किया है। दावा तो यहां तक किया गया है कि ईरान ने पलटवार करते हुए सऊदी अरब, बहरीन, यूएई और इजराइल के ऊपर भी मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे 40 दिन से ईरान युद्ध अमेरिका और इजराइल के लिए नासूर बन चुका है और क्यों अमेरिका ईरान के यूरेनियम को छीनते छीनते यू टर्न मारकर वापस भागने को मजबूर हुआ है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस सीज फायर का सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका और इजराइल को ही रणनीतिक रूप से होता दिख रहा है, क्योंकि अभी भी ईरान का यूरेनियम बचा हुआ है। अभी भी ईरान का पूरा कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर बना हुआ है। अभी भी ईरान की मिसाइल पावर जबरदस्त तरीके से पलटवार कर रही है। 14 दिन का सीज फायर नहीं, 14 दिन का रिचार्ज युद्ध शुरू। क्या वाकई में 40 दिन तक ईरान पर हमला करने वाले अमेरिका और इजराइल 14 दिन के सीज फायर के बाद ईरान पर हमला नहीं करेंगे, या फिर इन 14 दिनों में अमेरिका और इजराइल नए सिरे से ईरान पर भीषण हमले की तैयारी करेंगे, या पश्चिम एशिया में मौजूद कतर, सऊदी अरब, बहरीन, यूएई, कुवैत में अमेरिका अपने एयर डिफेंस को मजबूत करने में इस्तेमाल करेगा। जो खबरें सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। दावों के मुताबिक अभी तक अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर 13,000 से ज्यादा हमले किए। इसमें निश्चित तौर पर ईरान की सैन्य क्षमता काफी कमजोर हुई है, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो घुटने टेक दे। उसके भंडार में अभी भी सैकड़ों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की क्षमता बनी हुई है। ईरान ने 40 दिन के युद्ध में साबित कर दिया है कि ईरान को हवाई हमलों से हराना आसान नहीं, लेकिन अगर जमीनी हमला ईरान पर होता है तो फिर ईरान के साथ ऐसी खूनी जंग होगी जिसे रोकना अमेरिका और इजराइल के बस की बात नहीं रहेगी। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे 14 दिन के सीज फायर का फायदा अमेरिका और ईरान उठा सकते हैं। ये 14 दिन युद्ध विराम के कम और रणनीतिक तैयारी के ज्यादा लग रहे हैं। वर्तमान खुफिया रिपोर्टों और अंतरराष्ट्रीय मीडिया जैसे CSIS और ISW की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की नई युद्ध रणनीति और उसके अगले संभावित कदम कुछ इस तरह हो सकते हैं। अब आप ये जान लीजिए 14 दिन के सीज फायर से ईरान को क्या क्या फायदा हो सकता है। एयर डिफेंस मजबूत करना आसान होगा, मिसाइल स्टॉक रीऑर्गेनाइज करना भी संभव होगा। चीन और रूस से टेक्निकल और इंटेल सपोर्ट बढ़ाने में 14 दिन ईरान के लिए काफी शानदार साबित हो सकते हैं। वहीं अमेरिका और इजराइल के लिए भी
14 दिन का सीज फायर रिचार्ज युद्ध साबित हो सकता है। ईरान पर अगली स्ट्राइक लिस्ट तैयार करना आसान होगा। टारगेटिंग और इंटेल अपडेट करना आसान होगा। क्षेत्र में सैन्य पोजीशन मजबूत करना जैसे हॉर्मुज में मौजूदगी आसान हो जाएगी। वहीं ईरान अपनी बची हुई मिसाइलों को स्थायी ठिकानों की बजाय ट्रकों और मोबाइल लॉन्चर्स पर शिफ्ट कर रहा है। इससे इजरायली उपग्रहों के लिए उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। परमाणु ब्रेकआउट की कोशिश, विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान इस 14 दिनों के पॉज का इस्तेमाल अपने यूरेनियम स्टॉक को और अधिक संवर्धित करने के लिए तैयार कर सकता है, ताकि वो वार्ता की मेज पर परमाणु संपन्न राष्ट्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर सके। वहीं अमेरिका और इजराइल इंटेलिजेंस रिफ्रेश कर सकते हैं। जब युद्ध चलता है तो दुश्मन छिप जाता है। युद्ध विराम के दौरान जब ईरान की सेना मूवमेंट करेगी, तब अमेरिकी सैटेलाइट और इजरायली मोसाद उनके नए ठिकानों को पिन पॉइंट कर लेंगे। हथियारों के स्टॉक की भी बात कर लेते हैं। अमेरिका इजराइल को भारी मात्रा में बंकर बस्टर बम और इंटरसेप्टर मिसाइलें फिर से उपलब्ध करा रहा है, जो पिछले हमलों में खर्च हो चुके थे। अब 14 दिन में इसका दोबारा से रिचार्ज किया जाएगा। ये 14 दिन ईरान के नेतृत्व के भीतर डर पैदा करने के लिए है कि यदि वे 10 अप्रैल की वार्ता में नहीं जुटे तो अगला हमला निर्णायक होगा। इसका डर दिखाया जा सकता है। इधर इन 14 दिन में ईरान सीधे युद्ध की बजाय अपने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जैसे हिजबुल्लाह, हूथी और इराकी मिलिशिया को फिर से सक्रिय कर रहा है, ताकि इजराइल को कई मोर्चों पर उलझाया जा सके। ईरान हॉर्मुज को पूरी तरह से माइन यानी समुद्री बारूदी सुरंगों से भर सकता है। इससे न केवल तेल की आपूर्ति रुकेगी, बल्कि पश्चिम देशों के युद्धपोतों के लिए भी वहां से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। President Trump forged this moment. Iran begged for this ceasefire, and we all know it. As the President truth this morning, a big day for world peace. Iran wants it to happen. They've had enough. Operation Epic Fury was a historic and overwhelming victory on the battlefield. A capital V military victory. By any measure, Epic Fury decimated Iran's military and rendered it combat ineffective for years to come. अप्रैल 2026 को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सीज फायर को लेकर अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच निर्णायक बातचीत हो सकती है। लेकिन ये 14 दिन दोनों पक्षों के लिए करो या मरो वाले साबित हो सकते हैं। देखिए कैसे। ईरान के लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो इस समय का उपयोग अपने उन भूमिगत ठिकानों को सुरक्षित करने में कर रहा है जो अभी तक हमलों से बचे हुए हैं। अगर ईरान को लगता है कि उसकी सत्ता खतरे में है, तो वो सैमसन ऑप्शन यानी सब कुछ दांव पर लगा देना अपना सकता है, जिसमें वो अपने पास मौजूद हर घातक हथियार का उपयोग एक आखिरी हमले के रूप में कर सकता है। ईरान अपनी मिसाइलों को फिर से रीलोड करेगा और कमांड सेंटरों को जमीन के और गहरे हिस्सों में ले जाएगा, जबकि अमेरिका और इजराइल रीसप्लाई यानी हथियारों की आपूर्ति करेंगे और ईरान की हर हलचल पर पैनी नजर रखेंगे, ताकि 15वें दिन यदि हमला करना पड़ गया तो वे ईरान के नए ठिकाने को जानते हों। कुल मिलाकर ईरान की रणनीति अब सर्वाइव और सरप्राइज यानी बचना और अचानक हमला करना पर केंद्रित है। ईरान दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि वो झुक नहीं रहा है, बल्कि बस अपनी ताकत बटोर रहा है। इन 14 दिनों के दौरान ईरान अपने भूमिगत परमाणु केंद्रों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर सकता है या फिर अंतिम तकनीकी प्रक्रिया पूरी कर सकता है। अगर 14 दिनों बाद वार्ता विफल होती है तो ईरान दुनिया के सामने ये कह पाएगा कि उसने शांति की कोशिशें की, लेकिन अमेरिका की शर्तें परमाणु कार्यक्रम का पूर्ण उसकी संप्रभुता के खिलाफ थी। संभव है कि 10 अप्रैल के बाद चीन और रूस मिलकर ईरान के लिए एक नया सुरक्षा ढांचा पेश करें जो अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देगा। We are not putting any trust on the other side, so our military forces are keeping their preparedness, they are keeping their vigilance to react to any scenario. But meanwhile, we will go for negotiations to see how serious the other side is. ईरान का परमाणु बम निकला हॉर्मुज, रूस के पूर्व राष्ट्रपति का बड़ा दावा।
ताजा कूटनीतिक हलचल के बीच रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, पुतिन के करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव और क्रेमलिन के बयानों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। रूस ने न केवल ईरान के परमाणु कार्यक्रम का बचाव किया है, बल्कि हॉर्मुज को लेकर पश्चिम देशों को कड़ी चेतावनी भी दी है। रूस के सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान का ऐसा परमाणु हथियार बताया है जिसे सुनकर अमेरिका और इस्राएल को जबरदस्त मिर्ची लग गई है। दिमित्री मेदवेदेव ने बेहद तीखा बयान देते हुए कहा कि अमेरिका और इस्राएल के इन हमलों के बाद अब इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है कि ईरान तिगुनी ऊर्जा के साथ परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करेगा। उनका तर्क है कि जब किसी देश के अस्तित्व पर संकट आता है तो वो आत्मरक्षा के लिए चरम कदम उठाता है। दिमित्री मेदवेदेव का बयान इस ओर इशारा करता है कि रूस इस पूरे विवाद में ईरान के साथ मजबूती से खड़ा है। उनका मानना है कि 10 अप्रैल की इस्लामाबाद वार्ता केवल एक पड़ाव है और असली खतरा 14वें दिन के बाद शुरू होगा। उनके इन बयानों ने पश्चिम देशों, खासकर अमेरिका के भीतर एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या रूस इस युद्ध विराम के दौरान ईरान को गुप्त रूप से सैन्य सहायता S-400 आदि पहुंचा रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ईरान के परमाणु केंद्रों पर अमेरिकी और इजरायली हमले अवैध हैं, विनाशकारी हैं और रूस इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। रूस ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले नहीं रुके तो ये पूरे यूरेशिया क्षेत्र के लिए परमाणु विकिरण का खतरा पैदा कर सकता है। रूस ने चेतावनी दी है कि यदि हॉर्मुज को सैन्य बल से नियंत्रित करने की कोशिश की गई तो ये वैश्विक तेल और गैस बाजारों में असंतुलन का महाविस्फोट होगा। रूसी बयानों के बाद अमेरिका और इजरायल में हड़कंप मचा हुआ है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूस ने ईरान को गोपनीय तरीके से उन्नत सैन्य उपकरण और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तकनीक मुहैया कराई है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बयान से संकेत मिलता है कि रूस इन 14 दिनों के युद्ध विराम का उपयोग ईरान की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने में कर सकता है। कुल मिलाकर देखना होगा कि अगले 14 दिन तक क्या सीज फायर टिक पाएगा, क्योंकि ईरान का दावा है कि सीज फायर के ऐलान के 10 घंटे के अंदर ही उस पर हमला हुआ है। अब देखना होगा कि ईरान आगे कैसा और क्या फैसला लेता है। तो उधर सीजफायर में लेबनान को शामिल करने को लेकर अमेरिका का एक अलग रुख सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान से सीजफायर प्रस्ताव में लेबनान शामिल नहीं, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सीजफायर को लेकर किए गए एक पोस्ट में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्स पोस्ट में साफ तौर पर लेबनान का भी जिक्र किया गया था। लेकिन सीजफायर के कुछ घंटे बाद ही इजरायल की ओर से लगातार लेबनान पर हमले किए जा रहे हैं और अब ट्रंप ने भी लेबनान से सीजफायर नहीं होने का जिक्र किया, जिसके बाद पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे मध्यस्थता पर अब सवाल उठने लगे हैं। तो ये जो पूरा मामला है अब यहां आके अटक गया कि इजराइल जो है वो सीज फायर के लिए तैयार नहीं हुआ, खासतौर पे लेबनान की सीमा में जहां पे हिजबुल्ला के ठिकाने है और हिजबुल्ला वो जो ईरान के साथ इस महायुद्ध में खड़ा हुआ है। अब सवाल यही है कि आखिर लेबनान इसमें शामिल क्यों नहीं है। अमेरिका कहता है कि नहीं है, इजराइल कह रहा है कि नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जो मध्यस्थ कराने की कोशिश कर रहा है वो कह रहा है कि लेबनान भी सीज फायर में शामिल है। तो इजरायल की तरफ से लेबनान पर किए जा रहे अटैक्स के बाद में एक बार फिर से तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी फार्स के मुताबिक ईरान इजरायल पर हमला करने पर अब विचार कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार इजरायल की ओर से सीज फायर के उल्लंघन के जवाब में ईरान सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने भी ईरान की ओर से जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। तो वहीं एजेंसी ने कहा कि ईरान ने लेबनान में हुए इजरायली हमले के जवाब में जवाबी कार्रवाई के लिए टारगेट्स भी पहचान कर लिए हैं। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि मौजूदा अभियान अभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बातचीत सिर्फ एक पड़ाव पे है, अंतिम मंजिल नहीं। नेतन्याहू के मुताबिक सीजफायर इजरायल के लिए कोई सरप्राइज नहीं था। उन्होंने कहा कि अभी कुछ लक्ष्य बाकी हैं जिन्हें या तो समझौते के जरिए या फिर दोबारा जंग शुरू करके हासिल। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ी तो इजरायल किसी भी वक्त युद्ध दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से सामने आया है और ये स्पष्ट कर दिया गया है कि ये जो बातचीत का दौर पाकिस्तान में चलाया जाएगा, युद्ध का ये केवल एक पड़ाव है, ये एक अंत नहीं है।
और अभी युद्ध दोबारा शुरू हो सकता है। בכל רגע שידרש. האצבע על ההדק. כפי שאתם יודעים, הלילה נכנסה לתוקפה הפסקת אש זמנית בת שבועיים בין ארצות הברית לבין איראן, בתיאום מלא עם ישראל. לא, הם לא הפתיעו אותנו ברגע האחרון. עכשיו אני מבקש להדגיש, זה איננו סיומה של המערכה. זו תחנה בדרך להשגת כל היעדים שלנו. איראן נכנסת למשא ומתן הזה כשהיא מוכה, כשהיא חלשה מאי פעם. वहीं उधर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर को लेकर बड़ा बयान दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मेदवेदेव ने लिखा है कि यह साफ नहीं है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुआ सीजफायर किस तरीके से आगे बढ़ेगा, लेकिन एक बात तय है कि ईरान ने अपने परमाणु हथियार का परीक्षण कर लिया और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। दिमित्री मेदवेदेव ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ताकत को असीमित बताया। तो वहीं सीजफायर को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने एक बड़ा बयान दिया। पीट हेग्सेथ ने कहा कि ट्रंप ने ईरान के प्रति दया दिखा दी। ट्रंप के पास ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था को कुछ ही मिनटों में तबाह करने की क्षमता थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हेग्सेथ ने कहा कि ईरान गिड़गिड़ा कर सीजफायर की भीख मांग रहा था और पीट हेग्सेथ की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया। और अभी भी अपने आप को ऊपर दिखाते हुए अमेरिका की तरफ से कई ऐसे बयान सामने आ रहे हैं इस सीजफायर को लेकर। अब अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि ट्रंप ने ईरान के प्रति दया दिखाई है। President Trump forged this moment. Iran begged for this ceasefire, and we all know it. As the President truth this morning, a big day for world peace. Iran wants it to happen. They've had enough. Operation Epic Fury was a historic and overwhelming victory on the battlefield. तो वहीं व्हाइट हाउस ने यूएस ईरान सीजफायर को अमेरिका की बड़ी जीत बताया। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा है कि ईरान में अमेरिका ने अपने मुख्य सैन्य लक्ष्य को हासिल कर लिया और ईरान के हथियार बनाने की क्षमता को कुचल दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 11 अप्रैल को पाकिस्तान में अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता होगी। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के नेतृत्व में टीम पाकिस्तान जाएगी और बैठक करेगी। ये जानकारी कैरोलिन लेविट की तरफ से दी गई। To the 2-week ceasefire announced by President Trump last night. This is a victory for the United States of America that the president and our incredible military made happen. From the very beginning of Operation Epic Fury, President Trump stated this would be a 4 to 6 week military operation to dismantle the military threat posed by the radical Islamic Iranian regime. Thanks to the unbelievable capabilities of America's war fighters, the United States has achieved and exceeded those core military objectives in just 38 days. और इन सबके बीच इजराइल में मिसाइलों का शोर लगभग थम चुका है। 24 घंटे पहले तक जहां मिसाइलों की दहशत थी, वहां इस वक्त हालात क्या हैं, उसके एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीज फायर के बाद अब लोगों की चहल पहल इसराइल में बढ़ गई है। आप देख सकते हैं ये टेल अवीव का नजारा है और यहाँ पे अब लोग बीच पे भी देखे जा रहे हैं, इर्द गिर्द जो है रेस्टोरेंट्स पे देखे जा रहे हैं। एक्टिविटी अब बढ़ गई है यहाँ पे, क्योंकि जब से युद्ध शुरू हुआ था तब से लोग जो है ज्यादा घरों में ही रहते थे और अब ट्रैफिक की मूवमेंट भी सड़कों पर बढ़ गई है। हालांकि आज यहाँ पे हॉलीडे है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग सड़कों पे रवां दवां है। तो फिलहाल ऐसा कहा जा सकता है कि 2 हफ्ते का जो सीज फायर हुआ है उस दौरान यहाँ पे ऐसा समझा जा रहा है कि फिर से जिंदगी धीरे धीरे पटरी पे लौट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सरकारी दफ्तर बंद थे, स्कूल बंद थे और आम जिंदगी बिल्कुल मफलूज होकर रह गई थी, क्योंकि बार बार लोगों को शेल्टर में जाना पड़ता था, बॉम्ब शेल्टर्स में जाना पड़ता था। लेकिन जब से अब सीज फायर हुआ, सुबह से लेकर अभी तक यहाँ पे बिल्कुल लोग इर्द गिर्द देखे जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर वैसे भी बीच बीच में मूवमेंट देखने को मिलती थी, लेकिन चूंकि बार बार सायरन बजती थी, बार बार लोगों को बॉम्ब शेल्टर्स में जाना पड़ता था, तो उस वजह से ज्यादा लोग जो है वो घरों में ही रहना पसंद करते थे। लेकिन आज हम देख पा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इर्द गिर्द मूवमेंट लोगों की बहुत ज्यादा है। तो अब सीज फायर के बाद इस पूरे इलाके में लोगों की गहमा गहमी बढ़ गई है और अब यहाँ पर भी जिंदगी धीरे धीरे फिर से पटरी पर लौटने लगी।